जान सटा देंगे, सटा देंगे। और ये बिहार है जब जब नबी की अजमत पर हाथ डाला है तो भारत का कोई सूबा खड़ा हो ना हो, तन्हा बिहार है जो सबसे पहले छाती ठोक के खड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने पेशा बना लिया है मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालने का, मेरे रसूल की तौहीन का। और मेरे बच्चे जब मौलाना अब्दुल मुक्तदीर साहब निकलते हैं सड़कों पर एहतजाज करने तो गोलियां मार दी जाती। तबेदारे शरिया ने तय किया कि क्यों नहीं अब हम भी उतर जाएं मैदान में। जब 3% वाला उतर सकता है, 6% वाला अपनी हैसियत मनवा सकता है, तो 16% वाला भीख का कटोरा लेके अब सड़क पर खड़ा नहीं होगा। लड़ाई होगी। बोलो होगी तो साथ दोगे कि छोड़कर भाग जाओगे? नहीं, धीरे बोल रहे हो। लड़ाई छिड़ेगी तो साथ दोगे कि छोड़कर भाग जाओगे? जोर से बोलो, साथ दोगे कि छोड़कर भाग जाओगे? लड़ाई अब भारत में इसी मसले पर होनी है। दो पॉइंट है, 2, और इसी पर संग्राम होगा। बिहार की हुकूमत से भी होगा, दिल्ली की हुकूमत से भी होगा। बलिया भी पार्ट टाइम राजनीति करता है, फुल टाइम अपने दीन का काम करता है। टकराने में बलियाबी को कहीं से कोई एहसास नहीं है, इसलिए कि मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी और मेरे वजूद की कीमत, मेरी जिंदगी और मेरे वजूद की कीमत दुनिया की कोई हुकूमत के सिक्के नहीं लगा सकते। और जो भी नबी की अजमत के लिए सांसें लुटाएगा, उसकी कीमत और उसकी अजमत का झंडा कब्र में भी लहराएगा, कयामत में भी लहराएगा। तब तय किया गया है कि 2 कानून, एक नामूसे रिसालत का, एक कानून ऐसा बने इस भारत में अब कि मेरे नबी के साथ साथ किसी के भी मजहब के किसी महान भाव को, जो उनके धर्म के मुताबिक बहुत ही आदर्श हैं, अगर ऐसे व्यक्तियों का कोई अपमान करे तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगे। बोलो, ऐसा कानून बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? तो अब तक सियासी पार्टियों का झंडा लेकर निकले हो, चाहे जिस पार्टी में हो रहो, जिस दल में हो रहो, लेकिन नबी की अजमत के लिए एक हो जाओ, रसूल करीम की इज्जत के लिए एक हो जाओ। और जमाने को बता दो कि सियासी पार्टियां जमीन बांट सकती हैं, ईमान वालों का इश्क नहीं बांट सकती। दूसरा कानून है किसी की हिम्मत जो किसी दलित भाई की जमीन पर कब्जा कर ले? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। किसी दलित भाई को चौक चौराहा रोड पर थप्पड़ मार दे, दलित भाई की बिरादरी का नाम लेकर के उसको गाली दे दे, हिम्मत है? लेकिन आज जिस चौराहे पर चाहो टोपी दाढ़ी वालों को देखकर आतंकवादी कह दो, टेररिस्ट कह दो, देशद्रोही कह दो, उठा के जेल डाल दो। और ये टीवी के डब्बा वाले सत्ता के दलाल सत्ता की दलाली में उतर के भौंकते। टेररिस्ट पकड़ा गया, दहशतगर्द पकड़ा गया, मामला अदालत अभी पहुंचा नहीं, मेरे बच्चों के माथे पर देशद्रोह और टेररिस्ट का ठप्पा लगा दिया सत्ता के दलालों ने। समाज में मेरे बच्चों का जीना मुश्किल हो गया। एक भी सेकुलर पार्टी वाले के हलक से आवाज नहीं निकली कि ये मुसलमान वो नहीं हैं जो जंगली घास की तरह निकल गए हैं, बल्कि मुसलमान वो हैं
कि भारत में सबसे ज्यादा आजादी के लिए किसी के बाप दादा का खून गिरा है तो वो नागपुर वाले का नहीं गिरा है, बल्कि वो मोमिन और मुसलमानों का खून गिरा है। ये जंगली घास नहीं है कि तुम पैरों से रौंद दोगे। एक भी बेईमान सेकुलर कहलाने वाले लीडर की आवाज नहीं निकलती, एक भी नहीं बोलता। इसलिए को समझता है कि ये तो मजलूम है, जाएगा कहां, ये तो विकलांग है, जाएगा कहां, इसको तो मैंने अपाहिज बना दिया है, जाएगा कहां। तब इदारे शरिया ने तय किया है कि अगर तेरा पागल बेटा सत्ता के लिए जी सकता है तो इदारे शरिया की पूरी टीम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए मैदान में उतरने की हिम्मत भी रखती है, जुर्रत भी रखती है। ये सारे मुद्दे हैं और इसी मुद्दे पर हमने डिमांड किया है कि जिस तरह दलित भाइयों के लिए दलित एक्ट बना है, अब तो ट्रेनों में मेरे बच्चे महफूज नहीं, अब तो वर्दी पहने हुए पुलिस पदाधिकारी अशोक स्तंभ का सिंबल लगा करके जान बचाने और इज्जत आबरू की हिफाजत का शपथ लेने वाले ट्रेनों में टोपी दाढ़ी देख के गोली मारे। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? क्या इस पर किसी लीडर, किसी सेकुलर पार्टी के नेता का कोई बयान आया, कोई निंदा प्रस्ताव आया? किसी ने एक लफ्ज मजम्मत के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाई? नहीं। इसी मध्य प्रदेश में एक आदिवासी भाई के बच्चे के मुंह पर किसी बेईमान, किसी कमबख्त ने पेशाब कर दिया। बोलो पूरा भारत खड़ा हो गया कि नहीं? जोर से बोलो, अरे पूरा भारत खड़ा हो गया कि नहीं? लेकिन हमारे बच्चों के चेहरे पर चाहे जो चाहो कर लो और हम मुतमईन है कि उसका बेटा है, हम क्या करें? लिख ले, आज उसके बेटे पर जबर की रस्सी पड़ी है, कल तेरे बेटे की बारी आके रहेगी। और इन्हीं सारे जंगली घास और पेड़ों को उखाड़ने के लिए हमारे उलमा और शोरा ने अहद का अमामा बांध कर मैदान पकड़ लिया है। तब ईमान से बोलो, दरभंगा में जब बुलाया जाएगा तो आओगे कि नहीं आओगे? धीरे बोल रहे हो, अरे धीरे बोल रहे हो, जोर से बोलकर बताओ, आओगे कि नहीं आओगे? तो अब जितने नौजवान हो, अभी से नौजवानों की टीम बनाओ, सबके लिए जत्था बनाकर पटना दरभंगा बहुत गए हो। नबी की इज्जत और अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए अब मुस्तफा की रिफात का झंडा लेकर उतरना पड़ेगा। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के ये तहरीक भी चल रही है। और आज का जो ये इजलास है, ज़िया मिल्लत कॉन्फ्रेंस, ये उर्स की तकरीब है। आपको मालूम नहीं है अल्लामा ज़िया जालवी अलैहिर्रहमा कौन थे, क्या थे? चूंकि आपने यही समझा था कि मौली साहब थे, मौलाना साहब थे। याद कीजिए, आज से 40 साल पहले, 35 साल पहले, लोग जिस जमाने में मोबाइल नहीं था, 2G नहीं था, 3G नहीं था, 5G नहीं था, मोबाइल का डब्बा नहीं था, तो लोग मंगल के दिन या पीर के दिन, सोमवार के दिन 5 से 7 के बीच में रेडियो अपने पास रखते थे। क्यों रखते थे? इसलिए कि अल्लामा ज़िया जालवी साहब की तकरीर इस पर आएगी और पूरी दुनिया सुनती थी। ये अल्लामा ज़िया जालवी साहब की लिखी हुई इबारत और तहरीरें पढ़ के बहुत सारे लोगों ने कलम पकड़ना सीख लिया, बहुत सारे लोगों ने जबान चलाना सीख लिया। मैं मुबारकबाद दूं और शुक्रिया अदा करूं मुहिब्बे गरामी हजरते अल्लामा अब्दुल मुक्तदिर साहब को। ये खुद शानदार खतीब हैं, ये बहुत अच्छे खतीब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना गुलाम मुज़क्किर खान साहब का क्या कहना, पूरे हिंदुस्तान में जाले को मजहबी स्टेज से अवामी अदालत में मौलाना गुलाम मुज़क्किर खान ने बताया कि दरभंगा में जाले भी कोई जगह है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मदरसा भी है और देखा तबीयत खुश हो गई, मस्जिद भी है। इसलिए अब दाएं बाएं ताकने झांकने की जरूरत नहीं है। गैरों के बेटों को दूध पिलाकर
अपनी नस्लों की बर्बादी का इंतजाम मत करो। अपने बेटों को ही कड़वा तेल और नमक पिलाकर उनके पैरों में ताकत देकर खड़ा करो। और जब तक गांव और प्रखंडों में, जिला में, ब्लॉक में, विधानसभा में लीडर पैदा नहीं होगा, तब तक ये भारत और बिहार के गूंगे मेरे बच्चों को आंख दिखाएंगे। और जिस दिन लीडर पैदा कर लोगे, उस दिन फिर गैरों के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सारे मुद्दों को लेकर लड़ाई छिड़ चुकी है। और मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं कि कल तक जो लोग कहते थे कि इतना परसेंट मेरी आबादी, इतना परसेंट मेरी आबादी, इतना परसेंट मेरी आबादी, तो अब तो मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा किया आपने सर्वे कराकर हमारी आंखों की पट्टी उतार दिया। अब तो आने वाले दिनों में तेरा बलियाबी इंची टेप से नाप के बोलेगा कि इतनी संख्या, इतनी हिस्सेदारी। सरकारी नौकरी में भी इतनी दोगे तो सत्ता लोगे, विधानसभा लोकसभा में इतना दोगे तो सत्ता लोगे। इसलिए कि इन सेकुलर कहलाने वाली पार्टियों के लीडर तो थोड़ी देर के लिए सेकुलर हो सकते हैं, इनकी बिरादरी सेकुलर नहीं है। इनकी बिरादरी सेकुलर नहीं। अगर होती तो उन सेकुलर पार्टियों से टिकट लेकर आने वाले हमारे लोग हार कैसे जाते हैं, हार कैसे जाते हैं। और कब तक हम जमाने को हराने के लिए अपनी नस्लों को हराएंगे। बहुत हो गया, 75 साल बीत गया, 75 साल बीत गया। और बलियाबी की जिम्मे अब कोई काम उम नहीं है, बस एक के काम है, एक के काम है कि डेमोरलाइज हो चुके हैं मेरे जवान, इनको खड़ा करो। मायूस हो चुकी हैं मेरी नस्लें, इनको सहारा दो। और हुकूमतों की तिजोरियों की मांगी हुई खैरात से हम अपने वजूद का सामियाना नहीं खड़ा करेंगे। अरे जब मुठिया के चावल में इतनी ताकत है, क्या मुठिया के चावल से भारत में करोड़ों करोड़ बच्चे पाल सकते हैं और ज़कात के पैसों से मदरसों की इमारत खड़ा कर सकते हैं, तो मुठिया का एक मुट्ठी के बजाय 2 मुट्ठी चावल निकालकर अपनी नस्लों को इज्जत के साथ जीने का रोशन मुस्तकबिल का नक्शा भी बना सकते हैं। और जो कौम लड़ती नहीं है वही कौम मरती है। और दिखा दिया अक्सा के मुजाहिदों ने कि 75 साल तक तुम जख्म देते रहे, हम सहते रहे। तुमने मेरी बेटियों की इज्जत पे हाथ डाली, हम सहते रहे। तुमने बैतुल मुकद्दस के सहन को, जहां नबी का कदमे पाक पड़ा, तुमने विक्टोरिया और लाटो के अंग्रेजों के बूटों से रौंदा। हमने सब्र किया, लेकिन जब आहत करके उतर गए हैं तो दुनिया की तोप और मिसाइलों को बता दिए हैं कि कुफ्र के कलेजे में उतना दम नहीं है जितनी ताकत ईमान वालों के 6 माह के बच्चों के वजूद में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बलियावी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बलियावी साहब आगे बढ़ो, इदारे शरिया आगे बढ़े। इसलिए कि कुफ्र इसी से कांप रहा है, कुफ्र इसी से कांप रहा है। उसके पर्दे पर दिख गया। हथियार वालों को हथियार से मारा जा सकता है, सेहत वालों को केमिकल से उड़ाया जा सकता है, मुस्तफा वालों के हाथ में सिर्फ मिसवाक आ जाए। बोल दो, बोल दो। अरे काश ये जुमला कहीं और बोला होता। बोल दो जोर से, जोर से। गुर्बत में मुसलमान सबसे आगे। एक प्रोपेगेंडा करके मेरे बच्चों की छवि बिगाड़ दी गई कि मुसलमान पढ़ा नहीं है, मुसलमान पढ़ा नहीं है, मुसलमान पढ़ा नहीं है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। इतना झूठ बोलकर प्रोपेगेंडा कर दो कि ये लोग डेमोरलाइज हो जाए। मुझको नहीं मालूम है कि बिहार के मंत्रालय में कितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। आज भी मेरी मस्जिदों का मुअज्जिन उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा है।
लेकिन एक प्रोपेगेंडा है। तो इस दीवार को बोलो टूटनी चाहिए कि नहीं टूटनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, क्यों धीरे से बोल रहे हो? अरे जोर से बोलो, ये दीवार गिरनी चाहिए कि नहीं गिरनी चाहिए? कौन गिराएगा? कौन गिराएगा? धीरे बोल रहे हो इसीलिए डर लग रहा। मुंह खोलो यार, कौन गिराएगा? तो जब बुलाया जाएगा दरभंगा तो आप कहोगे भाड़ा कहां से लाएंगे, किराया कहां से लाएंगे। लेकिन यही नीतीश जी, लालू जी के यहां से फोन चला जाए तो अपनी गाड़ी, अपना घोड़ा, अपना बाइनर, रास्ते का खर्च, अपना डीजल, अपना पेट्रोल, पागल की तरह जाओगे। और वहां जाओगे तो दरी बिछाकर किनारे खड़ा रहोगे, कोई पलट के देखेगा भी नहीं कि तुम हो कौन। लेकिन जिस दिन नबी की इज्जत का झंडा लेके निकल जाओगे ना, तो लोग आंखें फाड़ फाड़ कर तुझको देखेंगे कि निकला है मुस्तफा वाला मुकाबला अब मुमकिन नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग तो इल्जाम लगाते हैं ये मौलाना लोग का की है। अच्छा, ये तो ऐसी मजलूम कौम है फिरदौस भाई, ऐसी मजलूम कौम आलिमों की है। किसी का बेटा आवारा हो जाए तो बाप चाय खाने में भाषण देता, मौलाना लोग क्या कर रहे हैं, लड़के आवारा हो रहे हैं। इलाके में कोई शराब पीने वाला शराब पी करके लुढ़कते रहे तो ये चाय खाने में भाषण देता है कि मौलाना लोग कुछ कर ही नहीं रहे। मैं पूछता हूं मेरी मिल्लत के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये बताओ तुम क्या कर रहे हो? मदरसे से निकला हुआ अगर कॉलेज नहीं बनाया तो शिकवा आपको है। मदरसे का निकला हुआ अगर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनाया तो दर्द आपको है। मौलाना क्या कर रहा? अरे मौलाना निकलने के बाद एक मदरसा बना दिया, सीमेंट की बोरी पीठ पे मेरे आलिमों ने उठा के मस्जिद की ढलाई करा दी। अपने घर के लिए भीख नहीं मांगा, लेकिन अल्लाह के घर के लिए भीख मांगा। लेकिन कभी आपने किसी डॉक्टर से पूछा कि तूने किसी गरीब बच्चे को डॉक्टर बनाया क्या? किसी इंजीनियर से पूछा कि तूने किसी गरीब बच्चे को इंजीनियर बनाया क्या? तूने किसी वकील से पूछा कि तूने मोहल्ले के, अपने गांव के, अपने खानदान के किसी भाई के, किसी भतीजे को तूने वकील बनाया क्या? इसलिए मेरे अजीज, शिकवा करते रहोगे, शिकवा करते रहोगे तो माफ करना, रोते रोते तेरी जिंदगी गुजर जाएगी। हम तो अपने जवानों से कहते हैं कि मुझको महीने में सिर्फ 4 घंटा दे दो। कितना? सिर्फ 4 घंटा। इतवार के दिन 1 घंटा, हर इतवार को 1 घंटा, हर इतवार को सिर्फ 1 घंटा। और अपने साथ एक नौजवानों की टीम जोड़ लो। अगर 100 नौजवान जोड़ लिए तो उस 100 नौजवान के लीडर आप बनो। और आप जब लीडर बनोगे तो याद रखो, 100 अगर ब्लॉक में बैठ जाएगा दरी बिछाकर, टोपी पहनकर, उसी दिन नक्शा समझ में आ जाएगा। और मैं तो कहता हूं कि हमको उंगलियां मत रखना, इसलिए कि हम वो नहीं हैं जो घबरा के सड़क छोड़ देंगे। हमको तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, जानिमाज बिछाकर एक हाफिज को आगे बढ़ा देना, भैया मेरे 2 रकात नफिल की नियत बात, चल शुरू हो जा, अब पढ़ दे पूरा एक खत्म कुरान शरीफ, देखता हूं कौन हटाता है। हिम्मत है किसी की हटा देगा? बोलो ना, है हटा देगा। अंदर का जो मर्द मर चुका है इसको फिर से जिंदा करो। अंदर का जो जमीर मर चुका है इसको फिर से जिंदा करो। खुद के लिए आप जिंदा कर सको न कर सको, लेकिन जो मेरी माओं की कोख में बच्चे पल रहे हैं और जब मां के आंचल में छुपकर दूध पी रहे हैं, बता मेरे उन बच्चों का आने वाले दिनों में मुस्तकबिल क्या होगा। एक परिंदा भी अपनी नस्लों के लिए जिया करता है। बता मुसलमान, क्या तू बिरयानी से हट करके अपने बच्चों के बारे में कभी सोचा? अगर सोच लिया होता तो किसी मुसलमान की गरीब बेटी के बाप की जमीन नहीं बिकती बारात और जहेज के चक्कर में।
और गरीब बेटी का बाप सीना ठोक करके कहता, मेरे घर सैयदा फातिमा की कनीज है, रब की रहमत आई है। इसलिए तहरीक का मिशन है, निकाह सस्ता करो, निकाह सस्ता करो ताकि बेटियां रहमत रहें। जहेज खत्म करो, जहेज खत्म करो ताकि बेटियां बोझ न बने। और इसी पैसे को बचाकर बेटों को पढ़ा दो ताकि किसी चौराहे पर मेरे बच्चों को कोई लाल आंख करके न दिखा सके। अल्लाह तबारक व तआला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए।